हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का पार्ट 9। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर किया ताकि आप लाइक नहीं करते हो तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ भी रहा है या नहीं। सो प्लीज़ अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें और अगर नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 2 years एट 4% पर एनम इज 56 रुपीज। फाइंड द सम। मतलब सवाल में हमें यह बोला गया है कि किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है। 2 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 56 रुपए है, तो मूलधन हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हमें सवाल में क्या क्या गिवन है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, मतलब SI माइनस CI, दोनों का डिफरेंस रुपए में कितना है 56 रुपीज। और समय हमें n बराबर कितना दिया हुआ है 2 ईयर। चक्रवृद्धि ब्याज में समय को n से डिनोट करते हैं, t से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है यहाँ पर 8% जो है वो है 4%। और ज्ञात क्या करना है, हमें मूलधन ज्ञात करना है, p जो है हमें वो फाइंड करना है। तो देखो, इस टाइप के सवाल करने के लिए एक तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है या फिर एक और शॉर्ट ट्रिक होती है। मैं दोनों बता देता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, SI माइनस CI, P मल्टीप्लाई R बाय 100 और पूरे की पावर 2। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है, जैसे SI माइनस CI कितना दिया हुआ है 56 रुपीज दिया हुआ है, इज इक्वल टू P तो हमें फाइंड करना है, मल्टीप्लाई R जो यहाँ पर है वो कितनी है 4% और डिवाइड में 100, इस पूरे की पावर 2। लेकिन ये जो फार्मूला जो है ना, ओनली जब समय 2 ईयर दिया हो तभी फॉलो होता है। अदरवाइज अगर मान लो इसे 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, दोनों का डिफरेंस, तो ये फॉलो नहीं होगा। ओनली और ओनली सिर्फ 2 ईयर होना चाहिए समय, तभी ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं हम उसमें। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 56 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या होगा 4 डिवाइड बाय 100, 4 डिवाइड बाय 100। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सिंपल सोल्व करना। देखो, जब बराबर में होती है तो ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली, तो 4 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगी, 4 एकम 4, 4 चौक 16। उसके बाद 2 से कैंसिल कर लो तो 2 से कितनी बार कैंसिल होगी 7 बार। अब यहाँ पर क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई, अब ये दोनों डिवाइड में तो क्या होगा 10,000 रुपये, क्या होगा मल्टीप्लाई में बराबर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई P। यहाँ पर 2 बचा है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते। 2 से कितनी बार कैंसिल होगा 5,000 बार, और 5,000 मल्टीप्लाई 7 तो कितना होगा 35,000। तो P यानी मूलधन कितना आएगा यहाँ से हमारा 35,000, मतलब D इज राइट आंसर। ये तो हो गया फॉर्मूले के बेस पे। लेकिन एक और तरीका ये होता है कि हमें जब यहाँ पर SI और CI की डिफरेंस का रेट पता चल जाए तो हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पर यहाँ भी ट्रिक जो है सिर्फ 2 ईयर के लिए फॉलो होती है ना, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो समय है 2 वर्ष, अभी 2 वर्ष ही दे रखा है, और रेट कितनी है 4%, मतलब 4% मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर जो 8% होगा वो क्या होगा, साधारण ब्याज की दर हो जाएगी। ताकि अगर साधारण ब्याज में क्या होता है, सबसे पहले सब फिक्स होता है, रेट हो गया, चाहे मूलधन हो गया, चाहे अमाउंट हो गया, चाहे ब्याज हो गया, सब फिक्स होता है। तो यहाँ पर अगर 4% 1 साल के लिए, तो 2 साल के लिए कितनी हो जाएगी 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर लो 8%। उसके बाद हमें यहाँ पर करना सीधा सा ये होता है कि फाइंड करके 2 जीरो लगानी पड़ती है, फाइंड करके 2 जीरो, ये परसेंटेज है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट स्टेप में जो 4 है ना उसका जो है वो स्क्वायर करना पड़ता है, मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 चौक 16, और इसको इसके नीचे लिख लो। तो यहाँ पर इन दोनों का योग करेंगे तो कितना होगा 8, और यहाँ पर 0.16। तो ये जो हमारे पास रेट आती है वो क्या होती है, CI की रेट होती है, और ये क्या हो गई SI की रेट हो गई। अब यहाँ पर अब सिंपल सा अगर तुम देख रहे होगे, समझ रहे होगे, कोशिश कर रहे होगे, तो यहाँ पर जो है ये CI की रेट कितनी है 8.16 और SI की रेट कितनी है 8%।
तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 0.16 CI माइनस SI, सिंपल सा। अरे अगर 8% साधारण ब्याज है और अगर चक्रवृद्धि ब्याज 8.16 है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये रहा दोनों का डिफरेंस 0.16। अब यहाँ पर जो है हमें 0.16 क्या मिला, दोनों का डिफरेंस, और रुपए में कितना है दोनों का डिफरेंस, 56 रुपए। मतलब यहाँ पर सीधा सा मैं ये बोल सकता हूँ कि या तो 1.6 मतलब 0.16% में बराबर कितना है 56 रुपए, अरे परसेंटेज में 1.6% और रुपीज में 56। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1% की वैल्यू याद कर सकते हैं, कितना होगा 56 डिवाइड बाय 0.16। उसके बाद यहाँ पर मूलधन क्या होता है अपने आप में 100। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं दशमलव हटाता हूँ तो ऊपर क्या 2 जीरो लग जाएगी। बस यहाँ से आपको सिंपली इसको सोल्व कर लेना है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते तो 4 एकम 4, फिर 4 चौक 16, फिर यहाँ से 4 से 4 बार, उसके बाद 2 से 2 बार, 2 से 7 बार, 7/4/2 मतलब कितना होगा 35,000। तो हम इसको यहाँ से भी इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी वाला ही होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ए बैग कंटेन्स 50, 20 एंड 10 रुपीज नोट्स in the ratio of 2:3:5 if the total amount in the bag is 4,200 rupees, how many 20 rupees notes are there। मतलब एक बैग में 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के नोट 2:3:5 के अनुपात में, यदि बैग में कुल राशि 4,200 रुपए है तो 20 रुपए के नोटों की संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखो एक इस टाइप का सवाल आता है कि यहाँ पर जो है ना रुपए की जगह सिक्के का अनुपात दे देता है या सिक्के, तो दोनों ही जो सवालों को करने का तरीका होगा वो सेम होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं, 50 रुपए के और 20 रुपए के और 10 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात क्या है हमारे पास, नोट्स की संख्या कितनी 2:3:5। ठीक है, ये तो हमें गिवन है। उसके बाद यदि बैग में कुल राशि मतलब रुपए कितने हैं, टोटल रुपए कितने हैं रुपीस, तो यहाँ पर हमें मिलते हैं ना 4,200 रुपीस। और पूछा क्या है कि 20 रुपए के नोटों की संख्या क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमें जो रेशियो दे रखा है वो है नोट्स का रेशियो है, लेकिन यहाँ पर जो हमें टोटल अमाउंट दिया है वो क्या है, रुपए में है। तो यहाँ पर हमें सेम क्वांटिटी बनानी पड़ेगी, सेम यूनिट बनानी पड़ेगी। तो अगर मैं नोट्स को रुपएस में चेंज करता हूँ तो किस टाइप से होंगे, 50 रुपए के अगर 2 नोट है तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 100 रुपए हो जाएंगे। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास 50 रुपए के 2 नोट है तो कितने 100 रुपए हो जाएंगे। 20 रुपए के 3 नोट मतलब टोटल रुपए कितने हो गए 60 रुपए। 10 रुपए के 50 नोट मतलब टोटल रुपए कितने हो गए यहाँ पर 50 रुपए। अब यहाँ से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो देखो रेशियो में क्या होगा 1 2 3, 3 जीरो से क्या हुआ 3 जीरो कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर 10 6 5 मतलब अब संख्या नहीं कटेगी। तो यहाँ पर जो है टोटल रुपीस कितने दिया है 4,200। तो हम रेशियो में भी क्या कर लें, रुपए का योग तो 10 और 6 कितना 16 और 5 21। अब यहाँ से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद पूछा क्या है 20 रुपए के नोटों की संख्या, तो 20 रुपए के नोट की संख्या कितनी है 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ से क्या होगा 20 रुपए की संख्या आ जाएगी। तो 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा 21 तो 42। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो 0। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा यहाँ पे 60। तो यहाँ से हमारा क्या होगा राइट आंसर क्या होगा 60। यहाँ पर एक सवाल में आप काम करना 100 प्लस 60 प्लस 50, तो यहाँ पर 210 करना है ना। 210 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा डिवाइड, ये 20 बार, और 20 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा 60 रुपए। तो यहाँ से 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 60 रुपए। तो सी वाला जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर इन 12 मिनट्स इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर देन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस विल बी। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है,
यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे से घटा दी जाए, मतलब डिक्रीज कर दी जाए, तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, मतलब सेम डिस्टेंस। तो सबसे पहले हमें सवाल में क्या दिया होगा, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी, किलोमीटर की दूरी, मतलब टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है हमें, 10 किलोमीटर की दूरी, समय कितना है, 12 मिनट में तय कर लेती है। उसके बाद यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर दी जाए, मतलब स्पीड जो है वो भी हमें पता नहीं है, लेकिन जब स्पीड हम ज्ञात कर लेंगे तो उसमें क्या करें हम, अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल क्या कर दे, से घटा दे, डिक्रीज कर दे, तो उसी दूरी को तय करने, मतलब दूरी क्या है, सेम 10 किलोमीटर करने में टोटल कितना समय लगेगा, मतलब जो नया समय होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम। अब यहाँ पर जो दूरी है वो है 10 किलोमीटर और यहाँ पर जो समय वो है 12 मिनट, लेकिन यहाँ पर दूरी किलोमीटर में और समय मिनट में, तो इसको क्या करेंगे, घंटे में चेंज कर लेंगे, तो डिवाइड बाय 60 कर लेंगे, तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी। अब ये डिवाइड का 60 है तो इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 12 पंजे 60, तो यहाँ से जो होगा चाल कितनी हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे पास क्या आ गई, स्पीड जो आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 नहीं, 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें नेक्स्ट लाइन में ये बोला है कि यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्पीड को घटा दिया जाए, मतलब नई स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, नई स्पीड जो हो जाएगी वो 10 अगर कम कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आगे ये बोला गया है कि उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, मतलब डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर, स्पीड कितनी दी हुई है हमें, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय हमें फाइंड करना है, इजी अब कर सकते हैं। तो समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें कितनी है, 10 किलोमीटर, और समय हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर स्पीड कितनी दी हुई है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से क्या समय आ जाएगा, तो 10 से 10, तो समय कितना आएगा, 1/4 आवर। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, समय मिनट में दिया हुआ है, तो अगर 1/4 है तो इसको अगर मैं मिनट में चेंज करता हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 60, तो कितना होगा, 15 मिनट। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200% एंड द denominator is increased by 350%, the result fractions is, what was the original factors is 5/12। तो सवाल में ये बोला गया कि यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें मूल भिन्न हमें ज्ञात करना है। तो हम जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास मूल भिन्न क्या था, x/y, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, x/y मान लिया। अब स्टेप में क्या बोला कि अगर अंश में, तो ये क्या होता है, अंश होता है, और ये जो होता है वो होता है हर। अब अंश में 200% वृद्धि और हर में 350% वृद्धि करते हैं, तो परिणाम हमें क्या प्राप्त होता है, 5/12। तो हम सीधा सा कर लेते हैं, अगर वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ के, तो x मल्टीप्लाई 100 में जोड़ लो, कितना होगा, 300% की वृद्धि हो गई, और हर में 350 के, मतलब y मल्टीप्लाई 450, 100 जोड़ लो, बराबर क्या प्राप्त होता है, 5/12। बस इसको हमें यहाँ से सोल्व करना है। तो x/y बराबर 5/12। अब ये जो है डिवाइड में है तो इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई में 450, और डिवाइड में क्या होगा, ये 3, तो 0 से 0, 15 से 3 बार, 15 से 2 बार, उसके बाद यहाँ पर 3 से 1 बार, उसके बाद 3 चौक 12, तो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, 5, और डिवाइड में 4 × 2 मतलब 8। तो मूल भिन्न कितना हो जाएगा, x/y 5/8। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 5/8। 5/8 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A cycle dealer sells a bicycle at a gain of 8%. Had he sold it for Rs 75% less, he would have lost 2%. What is the cost price of the bicycle? मतलब एक साइकिल डीलर साइकिल को 8% के लाभ पर बेचता है, अगर वह उसे 75 रुपये कम में बेची जाती तो उसे 2% का नुकसान होता। तो साइकिल की लागत कीमत हमें ज्ञात करनी है। इस सवाल को हम विदाउट फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। सबसे पहले एक साइकिल डीलर 8% लाभ पर,
मतलब क्या कर रहा है, वो 8% के प्रॉफिट पर बेचता है। अगर वह उसे 75 रुपये कम में बेचता है, मतलब 75 रुपीज़ कम में बेचता है, तो उसे क्या होता है, 2% का लॉस होता है, 2% का लॉस होता है। तो लागत कीमत हमें ज्ञात करना, मतलब सीपी जो है वो हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले पहली स्टेप में क्या हुआ, हमें 8% का प्रॉफिट, तो सिंपल सा हमें ये करना है कि 100 में जोड़ के लिख लो, कितना होगा, प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ेंगे, कितना होगा 108%। उसके बाद लॉस कितना हुआ 2%, तो इसको 100 में से माइनस कर लो, तो कितना हुआ 98%। अब देखो पहले 108% में बेचा था, और जैसे ही 108% से 2% की हानि हुई, तो कितने रुपए कम मिल गए उसको, 75 रुपये कम मिले। अब यहाँ पे अगर लाभ से जैसे हानि पे बेचेगा तो रुपए तो कम मिलने ही है, तो यहाँ पर देख लो परसेंटेज में कितने कम मिले, तो 108 माइनस 98, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 10%, मतलब 10%। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10% बराबर कितना है 75 रुपये, 75 रुपीज़। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, कितना होगा 75/10। उसके बाद सीपी ज्ञात करना है, तो सीपी क्या होता है अपने आप में 100%, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 100, तो 10 से 10 बार, तो 75 मल्टीप्लाई 10, तो कितना होगा 750 रुपये। तो यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो कितनी आएगी 750 रुपये। देखा हमने इसको विदाउट फॉर्मूले से कितना इजी तरीके से सोल्व कर लिया। फॉर्मूले से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये समझ में भी नहीं आएगा और बहुत ही बड़ी स्टेप में हो जाएगा, और हमारे पास इतना समय नहीं रहता है कि हम इन सवालों को फॉर्मूले से या इस टाइप से सोल्व करें। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू नंबर्स आर इन रेशियो 4:5 रिस्पेक्टिवली, इफ ईच नंबर is reduced by 25 then the ratio becomes 3:4, find the largest number। मतलब दो संख्याओं का अनुपात जो है क्रमशः 4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 25 घटाते हैं तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या करनी है, हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात। तो दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड कितना है 4:5, और इसमें से हम क्या कर रहे हैं 25 घटा रहे हैं, मतलब 25 क्या कर रहे हैं लेस कर रहे हैं। तो हमें नया अनुपात कितना मिल रहा है 3:4। तो सबसे बड़ी मतलब ये सेकंड संख्या जो रेशियो में बड़ा होगा वही ज्ञात करना है, मतलब सेकंड अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले या तो हम x मान लेते 4x, पहली संख्या 4x, दूसरी संख्या 5x। तो हम इसको अगर x से करते हैं तो कितना होगा 4x और 25, प्रत्येक में से 25 घटाने पर तो -25। उसके बाद अनुपात में है तो इसको क्या लिख सकते हैं 5x और -25, और परिणाम कितना मिल रहा है 3/4। तो यहाँ से हम x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। x की वैल्यू जो भी आएगी वो इसमें रख देंगे 5x में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा 16x माइनस 100, 25 चौक 100 बराबर 3 का मल्टीप्लाई 5x में, तो कितना होगा यहाँ पर 15x माइनस 25 का मल्टीप्लाई 3 में, कितना होगा 75। उसके बाद देखो 16x माइनस 15x, तो कितना होगा x ही होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 100 इधर है, मतलब इसको इधर ले आओ, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस -75, और ये इधर इसको ले आओ तो प्लस का कितना हो जाएगा 100। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा x बराबर प्लस का 25, ताकि यहाँ पर क्या प्लस की संख्या बड़ी है 100 प्लस का है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या प्लस का 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब यहाँ पर जो है वो हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 x की वैल्यू रखते थे कितना है 25, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 125, ताकि 25 बन जाए 125। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 125, सी वाला, सी इज राइट आंसर। लेकिन अगर हम इसको विदाउट एक्स से करते हैं तो किस टाइप से करते हैं वो भी समझ लीजिए। जैसे पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों के रेशियो कितने 4:5, 4:5। उसके बाद प्रत्येक में से क्या करा हमने 25 को लेस करा, तो हमें नया जो अनुपात था कितना हो गया 3:4। अब हमें सिंपली यहाँ पर ये करना है कि सबसे पहले दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो 5 का मल्टीप्लाई 3 में कितना होगा 15, उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 4 में कितना होगा 16, इन दोनों का भी डिफरेंस तो कितना होगा 1। अब यहाँ पर क्या हुआ 1/1, और यहाँ पर जो भी संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 25, तो 1 से कैंसिल, तो कितना आएगा 25 ही आएगी। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो देखो ऊपर वाले रेशियो में मतलब जो फर्स्ट वाले में जो रेशियो में बड़ा होगा वही बड़ी संख्या, तो 5, तो 25 मल्टीप्लाई 5 तो कितना होगा 125।
तो यहाँ से हमारा भी राइट आंसर क्या होगा, सी वाला, सी इज राइट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और आप कमेंट्स करके मुझे बताइए जरूर कि आपको वीडियो पसंद आ भी रहे हैं या नहीं। अगर नहीं भी आ रहा है तो क्या समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।